इसे इस चित्र के माध्यम से इस तरह समझ सकते हैं कि अगर अपने तल के सहारे पृथ्वी पूरी तरह सीधी होती तो 90 डिग्री का कोण बनता, लेकिन वास्तव में ये सीधी ना होकर के अपने तल के सहारे थोड़ी झुकी हुई है। तो जो झुकी हुई है तो अपने अक्ष के सहारे इसका झुकाव जो है वो 66.5 डिग्री का है, और ये जो तल है नीचे वाला इसके सहारे इसका झुकाव 66.5 डिग्री का है, अपने अक्ष के सहारे इसका झुकाव 23.5 डिग्री का है। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण ही हमें ऋतुओं का परिवर्तन हम महसूस कर पाते हैं। और ये हमारी पृथ्वी का जो मॉडल है ग्लोब, उसके पार्ट्स हैं, ये ग्लोब का हिस्सा है। और ऊपरी हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं। अगर गोल को हम आधा कर दें तो स्वाभाविक तौर पे उसे हम गोलार्ध कहेंगे, गोले का आधा यानी कि गोलार्ध। और इस गोलार्ध को दो हिस्सों में बांट देने पर जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और इस गोलार्ध को जहाँ से अलग किया जाता है, जिस बिंदु के सहारे अलग किया जाता है, स्वाभाविक तौर पे अगर हमें उसे एक नाम देना होगा, अगर हमें उसे एक पहचान देनी होगी, तो हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि भूमध्य रेखा, भूमि के बीच में खींची गई रेखा। तो जो भूमि के बीच में खींची गई रेखा है उसे ही हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से अलग करती है, उसको दो हिस्सों में बांटती है, इसलिए इसका मान हम 0 डिग्री रखते हैं। 0 डिग्री कैसे रखते हैं? सपोज कीजिए ये हमारी सतह है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है और इसके सहारे हमने यहाँ पे 90 डिग्री का अंश बनाया। तो जब हम किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कोई भी डिस्टेंस इस पे लेंगे, यहाँ से क्रमशः हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो हम 90 डिग्री के अंश पे खड़े हो जाएंगे। और ऐसा इधर भी होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 90 डिग्री के अंश तक हम सीधा खड़े होंगे, अगर हम परपेंडिकुलर इस चीज़ को खड़ा करेंगे तो यहाँ से केंद्र पर आने में, इस केंद्र तक आने में जितने डिग्री का कोण बनेगा उसे ही हम उसका अक्ष के साथ बनाया गया कोण कहते हैं, और इसे ही हम अक्षांश का नाम देते हैं। तो जो सबसे बीच की रेखा है ये अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनाती है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हम इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और चूंकि ये पृथ्वी के ठीक बीच में है तो इस बीच में होने के कारण इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसका एक और लोकप्रिय नाम है, चूंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, कुछ समय तक हटती हैं, और उस स्थिति को विषुव कहते हैं। तो इस विषुव के कारण यानी कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने के कारण इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इंग्लिश में इस रेखा को इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, और इक्वाडोर नाम का एक देश भी है जहाँ से ये इक्वेटर रेखा गुजरती है, तो उसी के नाम पर उस देश का नाम इक्वेटर रख दिया गया है। तो अब हमारे पास ये विचार आता है कि आखिर अक्षांश रेखा होंगी कितनी? तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसको हम अक्षांश रेखा कहेंगे। ये वस्तुतः हमने ग्लोब पर और मानचित्रों पर ऐसी रेखाएं खींची हुई हैं। तो जो ग्लोब पे हमने रेखाएं खींची हैं उनको एक डिग्री के अंतर पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाने में हम एक डिग्री के अंतर पर 90 रेखाएं खींच पाते हैं, 90 वृत्त खींच पाते हैं। और चूंकि ये जो वृत्त होते हैं ये पूरी पृथ्वी को सर्कल करते हैं और पृथ्वी ऊपर की ओर क्रमशः जाते हुए ये वृत्त छोटे होते जाते हैं, इसलिए हमको ये वृत्त के आकार में होने के कारण ये हमको मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पे मात्र एक बिंदु के रूप में रह जाते हैं। ऐसा ही दक्षिण में भी होता है, दक्षिण में भी ये क्रमशः इस तरह पहुंचते रहते हैं और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वहाँ जब पहुंचते हैं
तो ये वृत्त के रूप में ना होकर के एक बिंदु के रूप में हो जाते हैं। तो ग्लोब पर जो इनकी ये जो रेखाएं खींची गई हैं, इनकी संख्या उत्तर की ओर 89 होती है और दक्षिण की ओर भी 89 होती है। तो 89 और 89 अगर हम इन दोनों अक्षांश रेखाओं की संख्या को जोड़ दें तो हम देखते हैं कि हमारी कुल संख्या आई 178। तो अक्षांश रेखाएं 178 होनी चाहिए। हमने इसको उत्तरी जो सबसे उत्तर में जो अक्षांश रेखा है, जो रेखा के रूप में न होकर के बिंदु के रूप में हो गई है, और जो सबसे दक्षिण में अक्षांश रेखा है जो बिंदु के रूप में है, उन दोनों को हटा दिया है। अगर इन दोनों को भी हम इसमें साथ में रखे हुए होते तब हमारी संख्या 180 हो जाती, 90 ऊपर और 90 नीचे। लेकिन चूंकि ये रेखा नहीं है तो इसलिए हम उसे उसमें से हटा रहे हैं। तो 89 ऊपर की तरफ और 89 नीचे की तरफ, तो कुल संख्या हो गई 178। और ये 0 डिग्री की जो बीच की रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, अगर इसको भी हम इसमें जोड़ दें तो हमारी कुल संख्या हो जाती है 179। तो हमारे अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है 179 है। एनसीईआरटी की किताब में भी 179 ही है। कई सारी जो अन्य प्रकाशन की किताबें आप देखेंगे उसमें कुछ जगहों पे अक्षांश रेखाओं की संख्या, खासकर जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं वहाँ पे अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 दी गई होती है। ये उन बच्चों को समझाने के लिए होता है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 90 और भूमध्य रेखा से नीचे 90। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, तो हमारी मानक पुस्तक के रूप में एनसीईआरटी की किताबें और एनसीईआरटी की 11वीं की पुस्तक में इस तथ्य को इंगित किया गया है कि इधर की तरफ ही हम 89 पैरेलल्स हमें गिनने चाहिए, समानांतर रेखाएं गिननी चाहिए, और इधर की तरफ भी हमें 89 से समानांतर रेखाएं गिननी चाहिए, और एक इस विषुवत रेखा को काउंट करना चाहिए। चूंकि ये 90 डिग्री के जो दोनों अंश हैं, अक्षांश हैं, ये वृत्त के रूप में नहीं है, रेखा के रूप में नहीं है, इसलिए उन्हें उसमें से हटा दिया जाना चाहिए। कुछ और स्कॉलर हैं या कुछ और आपको वीडियोज ऐसे दिखाई देंगे जिसमें अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 बता दी जाती है, यानी कि 90 इधर और 90 इधर, और ये 0 डिग्री वाली रेखा ये मिला करके 181। तो ये उत्तर गलत है, ये उत्तर भी गलत है। एनसीईआरटी की नज़र में या भारत सरकार के द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की नज़र में अक्षांश रेखाओं की संख्या का एग्जैक्ट सही उत्तर 179 है। 179 क्यों है, इसके कारण से आप परिचित हो गए हैं। इसी तरह से हम देशांतर रेखाओं को समझते हैं कि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। तो हमारे ग्लोब पर जो ये हमने ध्रुव जो बनाए उत्तर की ओर, जिसे हम अभी काउंट नहीं कर रहे थे अपनी गणना में, तो उसको उत्तर की ओर हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे की ओर उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। तो हमें अभी इन रेखाओं के साथ दिक्कत ये थी कि अगर हम सिर्फ इन्हें ही आइडेंटिफाई करते, इन्हें ही पहचानते कि ये रेखाएं कैसी हैं, तो 1 डिग्री की जो रेखा हो तो पूरी पृथ्वी पर वो घूमी हुई है। ऐसे ही मान लीजिए 25 डिग्री की जो रेखा है वो भी पूरी पृथ्वी पर है। तो किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ अक्षांश रेखाओं के सहारे जान पाना दुरूह है। इसलिए एक और रेखा खींची गई जो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक। तो ये आप देख रहे हैं कि इन रेखाओं के विपरीत ये रेखाएं अर्धवृत्त के रूप में हैं, यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये तो पूरी पृथ्वी को, पूरे ग्लोब को घूम रही थी, यानी यहाँ से शुरू होती थी और फिर घूमते 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 फिर वहीं पहुँच जाती थी। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, ये जहाँ से शुरू होती हैं वहीं पे नहीं ख़त्म होती हैं, बल्कि दूसरी तरफ ये उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई कोई रेखा और ऐसे आकर के दक्षिणी ध्रुव पर
खत्म हो गई, यानी कि इसने अर्धवृत्त का निर्माण किया। तो इसके कारण जो हम बीच की जो सबसे बीच की रेखा खींचते हैं, जिसका मान हम 0 डिग्री की देशांतर रेखा लिखते हैं, इसके पूरब की ओर यानी दाहिने हाथ में 180 इधर की ओर और 180 बाएं हाथ की ओर होना चाहिए। और इसमें हम जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं पूरब और पश्चिम करते हैं। यहाँ पे हम विषुवत रेखा के ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पे जो बीच की रेखा है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, उसके दाहिनी ओर हम पूरब और बाईं ओर पश्चिम की रेखा कहते हैं। अब इन रेखाओं के साथ अब जब हम दाहिनी ओर जाते हैं तो 180 डिग्री की देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं और बाईं ओर जाते हैं तो 180 डिग्री की इधर भी देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं। लेकिन आपको ये तथ्य ध्यान रखना होगा कि जो 180 डिग्री की जो रेखा है पूरब और पश्चिम, ये दोनों ही रेखाएं एक हैं। ये दो रेखाएं ना होकर के एक हैं। और इसी एक रेखा को जो 180 डिग्री की पूर्वी रेखा भी है और पश्चिमी रेखा भी है। ऐसा क्यों होगा तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 180 यहाँ पहुँचे और इधर से भी गिन के हम 180 यहाँ पहुँचे, तो गोला होने के कारण वो एक ही जगह पर आकर के दोनों मिल जाएंगे। और जब दोनों एक ही जगह पर मिलती हैं तो 180 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही हो जाती है। तो इस तरह इनकी जो संख्या होती है वो 180 प्लस 180 टोटल 360 ही रहेगी। लेकिन आप तो कहेंगे कि यहाँ पे तो 180 वाली रेखा एक ही है तो 360 कैसे हो जाएगी। तो एक होने के कारण इनकी जो संख्या होती है वो 359 ही रहती है, 359 रहती है। और ये जो 0 डिग्री की रेखा है इससे भी हम इसमें जोड़ लेते हैं, तब ये हमारे 360 डिग्री की देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती हैं। जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं इन इधर की तरफ से विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो चूंकि हमारी पृथ्वी एक समान नहीं है, एक बराबर उसकी सतह नहीं है, समतल सतह नहीं है, तो दो अक्षांश के बीच की दूरी भी परिवर्तित होती रहती है। विषुवत रेखा पर दो अक्षांश के बीच की दूरी 110 किलोमीटर के लगभग होती है, लेकिन ध्रुवों पर पहुँचते पहुँचते दो अक्षांश के बीच की दूरी 111.7 किलोमीटर के लगभग पहुँच जाती है। तो हम इन दोनों ही संख्याओं का जब का एवरेज करते हैं तो हमारे बीच की जो दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111.1 किलोमीटर के लगभग आती है। तो अगर आपसे कोई इस बात पे चर्चा करे या पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी तो यू शुड टेल कि 111.1 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होगी। दो क्रमशः अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी 111.1 किलोमीटर। और दो अक्षांश के बीच की दूरी को हम नाम भी देते हैं, एक उसको विशेष नाम से पुकारते हैं। अंग्रेजी में उसे जोन कहते हैं और हिंदी में उसे कटिबंध। कटि अर्थात कमर और बंध यानी पेटी, जैसा बेल्ट। तो इसीलिए जब वायु चलती है तो वायु एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध की ओर प्रवाहित होती है, तो हम कहते हैं कि वो प्रेशर बेल्ट है या विंड बेल्ट है, एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध की ओर। जैसे हम पैंट के ऊपर बेल्ट पहनते हैं तो उसी तरह से ये भी पृथ्वी के ऊपर बनी हुई बेल्ट्स हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसी तरह दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम गोर के नाम से जानते हैं, GORE, गोर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि जब आप
ध्रुवों पर होंगे तो इनके बीच की दूरी शून्य होगी, और जब आप विषुवत रेखा के समीप पहुंचेंगे तो इनके बीच की दूरी अधिकतम होगी, और ये अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 111.8 किलोमीटर इनके बीच की अधिकतम दूरी होती है विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी पूरी तरह से मिल जाती है, एक ही जगह पर आकर के पॉइंटेड हो जाते हैं, तो इसलिए इनके बीच में कोई दूरी नहीं होती है। और इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के फलस्वरूप जिस जाल का निर्माण होता है तो उसे हिंदी में हम रेखा जाल के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में उसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं, GRID, ग्रिड। इसी ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करके, इसी ग्रिड का प्रयोग करके हम किसी भी जगह के अक्षांश, किसी भी जगह के लोकेशन का पता करते हैं। कैसे पता होगा, तो सपोज कीजिए कि आपको किसी जगह के बारे में पूछना है कि वो जगह पृथ्वी पर कहाँ है, तो वो जो व्यक्ति वहाँ रहता होगा वो वहाँ बताएगा कि हम 25 डिग्री अक्षांश पर और 83 डिग्री देशांतर पर रहते हैं। तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आप 25 डिग्री अक्षांश की रेखा और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा इसको आइडेंटिफाई करके आप ये वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जो अभी तो हम लोगों ने बात की कि जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो 111 किलोमीटर। तो इन अक्षांशों को, इन जो डिग्री है, एक एक डिग्री की जो दूरी है, उस डिग्री की दूरी को पुनः 60 मिनट के रूप में बांटा गया है, और एक मिनट में 1.8 किलोमीटर, एक मिनट में 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस हुआ करती है। ये एक डिग्री में 111 किलोमीटर की डिस्टेंस और एक मिनट में 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस हुआ करती है। और ये जो मिनट है, इन मिनटों को पुनः सेकंड के बीच में बांटा गया है। तो पृथ्वी पर, धरातल पर एक सेकंड की जो दूरी होती है वो एक सेकंड बराबर 32 मीटर्स, 32 मीटर की दूरी होती है। तो इस तरह अगर कोई भी स्थिति के आप डिग्री, मिनट और सेकंड की स्थिति को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप एग्जैक्ट जान जाएंगे कि वो स्थान किसी पर्टिकुलर जगह से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये तो हुई हमारे अक्षांश और देशांतर की बात। तो इन्हीं अक्षांश और देशांतर में कुछ अन्य प्रमुख रेखाएं भी ग्लोब पर या मानचित्रों पर अक्षांशों के रूप में खींची जाती हैं, और इन जो अक्षांशों के रूप में जो प्रमुख रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम कुछ विशेष नामों से जानते हैं। उनमें से एक है कर्क रेखा। इसके ऊपर यहाँ पर आर्कटिक रेखा, ऐसा ही ठीक नीचे की तरफ मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। सबसे दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव और उत्तर में उत्तरी ध्रुव विद्यमान होता है। तो इन्हें हम पहचानते हैं। अब इनका उपयोग क्या है, इनका रेलेवेंस क्या है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 0 डिग्री पर सूर्य की रेखाएं वर्ष भर लगभग लंबवत रहती हैं। वास्तव में सूर्य हमसे बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो जो बीच का हिस्सा है यहाँ तो सीधी रहती हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने चर्चा की कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और उसके झुके होने के कारण वो घूम रही है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुक करके सूर्य की परिक्रमा करती है, तो कभी ऐसा होता है कि ये हिस्सा, ये सपोज कीजिए कि ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है,
तो ये एक हिस्सा ये आगे रहता है, यानी कि सूर्य की तरफ रहता है, और फिर जब ये इधर की तरफ जाता है तो अब ये दक्षिणी हिस्सा सूर्य की तरफ हो गया और उत्तरी हिस्सा सूर्य से दूर हो गया। तो इस कारण से उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो जाता है। और ठीक यही स्थिति उलट जाती है जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा की दिशा में या स्थिति में बदलाव लाती है। तो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हुआ करती है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो दिनों की लंबाई में या रातों की लंबाई में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस विषुवत रेखा पर और सूर्य कब कब सीधा रहता है। तो वास्तव में जो सूर्य की किरणें एग्जैक्ट सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं वो पड़ती हैं 21 मार्च 21 मार्च को सूर्य की किरणें एग्जैक्ट सीधी इस विषुवत रेखा पर पड़ती हैं और उसके बाद धीरे 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 वो उत्तर की ओर खिसकनी शुरू हो जाती हैं। उत्तर की ओर खिसकते खिसकते कहाँ तक पहुँचती हैं? कर्क रेखा तक। और जब कर्क रेखा पर पहुँचती हैं तो उस समय टाइम हो जाता है 21 जून। तो आप ध्यान देंगे कि भारत चूँकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 मार्च के बाद से होली अमूमन मार्च में आती है, तो मार्च के बाद से हमारे यहाँ गर्मी पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें अब इधर कर्क रेखा पर सीधी पड़ने जा रही हैं। तो यहाँ पे जब वो सीधी पड़ने लगती हैं तो उससे उस समय हो जाता है 21 जून। यहाँ पर फिर 21 जून के बाद से सूर्य आगे नहीं जाता है, इधर उत्तर की ओर नहीं जाता है, पीछे लौटना शुरू कर देता है। इसीलिए इस रेखा का ज़्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है कि इसके इधर की ओर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं। और ये आर्कटिक जो वृत्त है 66.5 डिग्री का, इसके इधर की ओर तो सूर्य के का तिरछापन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे पर्याप्त गर्मी दिन में भी नहीं हो पाती है और इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में लंबे समय तक बर्फ जमी रहती है। 21 जून के बाद से फिर सूर्य इधर वापस आना शुरू कर देता है और वापस आते आते फिर 22-23 सितंबर को फिर से ये पहुंच जाता है विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर 23 सितंबर तक पहुंच जाता है। तब तक हमारे यहाँ पर्याप्त गर्मी पड़ रही होती है, सितंबर के महीने तक गर्मी रहती है। सितंबर के बाद से फिर सूर्य अब दक्षिण की ओर यात्रा शुरू कर देता है और मकर रेखा पर पहुंचता है 22 दिसंबर को। याद कीजिए कि अगर आप भारत के उत्तरी हिस्से में रहते हो तो इस समय दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा ठंडी आप महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो महीना है, यही वो समय है जब सूर्य हमसे सबसे ज़्यादा दूर है। हमारे हम कर्क रेखा के भारत के बीचों बीच से गुजरती है और अब सूर्य है 22 दिसंबर के समय में मकर रेखा पर। इसलिए उत्तरी गोलार्ध उस समय कड़ाके की ठंड से जूझ रहा होता है। फिर दिसंबर के बाद से फिर इसके वापस लौटने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। फिर 21 मार्च को ये फिर से विषुवत रेखा पर पहुंचता है और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो कर्क और मकर रेखा की जो वैल्यू है वो सामान्य तौर पर किताबों में, जो बच्चों की किताबें हैं उसमें 23.5 डिग्री अक्षांश लिखा होता है, लेकिन उसका जो वास्तविक मान है वो है 23 डिग्री 26 मिनट और 21 सेकेंड। और ऐसा ही कर्क रेखा पे उत्तर की ओर 23 डिग्री 26 मिनट और 21 सेकेंड ये वैल्यू है कर्क रेखा की और मकर रेखा की। इन्हीं के बीच में इनका ट्रेवल होता रहता है और जिसके कारण दिन और रात की अवस्थाएं में उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। अब ये जो ग्रिड सिस्टम है, इस ग्रिड सिस्टम देशांतर रेखाओं के द्वारा ही समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण कैसे होता है? तो ये जो 0 डिग्री की
देशांतर रेखा है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रीनविच रेखा पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा तो है नहीं, तो काल्पनिक रूप से मानचित्रकारों ने जब मानचित्र का निर्माण किया, और वास्तव में इसके निर्माण के समय में ब्रिटेन का वर्चस्व था। ये इंग्लैंड, जिसे हम लोकप्रिय भाषा में कहते हैं, इसका वर्चस्व था। दुनिया पर के ज़्यादातर हिस्सों में इनका शासन था। तो इन लोगों ने क्या किया, जब दुनिया का मानचित्र बनाया तो अपने आप को केंद्र में रख लिया, अपने को बीच में रख लिया, और बाकी दुनिया को अपने दाहिने और बाकी दुनिया को अपने बाएं। जैसे आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी, तो उसमें जो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर होते हैं वो कहते हैं कि आधे मेरे दाहिने जाओ, आधे बाएं जाओ, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, और बाकी मेरे पीछे हो। तो ऐसा ही ब्रिटेन ने किया कि बाकी दुनिया, आधी दुनिया को इधर कर दिया और आधी दुनिया को इधर कर दिया, और खुद बीच में हो गया। और खुद बीच में होने के कारण जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसे यामोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन के नाम से भी अंग्रेजी में जाना जाता है, जिसका मान 0 डिग्री होता है, वो ग्रीनविच एक जगह है लंदन के पास में, वहाँ से गुजरती है। और वहाँ से गुजरते हुए उसके जब हम पूरब की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री समय के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की पर बढ़ने पर 4 मिनट का इजाफा होता है, यानी बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह जब आप 15 डिग्री के अंतर पे पहुंच जाते हैं तो 15 चौके 60, 1 घंटा आगे निकल जाते हैं ग्रीनविच के समय से। जब 30 डिग्री पे पहुंच जाएंगे तो 2 घंटा, जब 45 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो 3 घंटा, 60 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो 4 घंटा, 75 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो 5 घंटा, और 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो 6 घंटा। इस तरह से क्रमशः इधर की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो 1 डिग्री देशांतर के साथ 4 मिनट का समय आपके साथ बढ़ता जाता है। ऐसा ही जब आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है। 1 डिग्री के साथ 4 मिनट समय घटता जाता है। जब आप 15 डिग्री पर पहुंचते हैं तो 1 घंटा पीछे हो जाते हैं, जब 30 डिग्री पर पहुंचते हैं तो 1 घंटा पीछे हो जाते हैं। इसको इस तरह से समझें कि अगर रात के 12 बज रहे हैं यहाँ पर ग्रीनविच में, लंदन में, तो यहाँ से अगर आप 15 डिग्री आगे गए तो वहाँ पे रात के 1 बज रहा होगा। 30 डिग्री आगे गए तो रात के 2 बज रहा होगा। 45 डिग्री आगे गए तो वहाँ रात के 3 बज रहा होगा। और इसी तरह से जब आप भारत के समय पहुँचते हैं तो भारत की जो समय का निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री से होता है। तो 82.5 डिग्री के कारण हम ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे हैं, 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। ऐसे ही जब आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हर डिग्री के साथ 4 मिनट समय कम हो रहा है। तो जिस समय रात के यहाँ 12 बज रहे होंगे, अगर आप इससे 15 डिग्री पीछे जाएंगे, यानी 165 डिग्री पश्चिमी अक्षांश पर जाएंगे, तो वहाँ पर या 15 डिग्री पश्चिमी अक्षांश पर जाएंगे तो वहाँ पे रात के 11 बज रहा होगा। इधर 30 डिग्री पर जाएंगे तो रात के 10 बज रहा होगा। 45 डिग्री पर जाएंगे तो रात के 9 बज रहे होंगे। इस तरह से समय पीछे की ओर यहाँ पे घटता जाता है। और जब आप 180 डिग्री पर पहुँचेंगे इधर से चलते हुए या इधर से चलते हुए, तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन की विशेषता ये है कि इसे सिर्फ जलीय क्षेत्रों से गुजारा गया है, स्थलीय क्षेत्रों से नहीं गुजारा गया है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन एकदम सीधी लाइन ना होकर के, आप देख रहे हैं कि बाकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं सीधी सीधी खींची हुई हैं, लेकिन ये अगर आप लाल रंग की रेखा यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें टेढ़ापन है, ये टेढ़े मेढ़े हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, सिर्फ समुद्रों से गुजारे जाने के कारण टेढ़ी हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। और समुद्र से क्यों उसको गुजारा गया है? ताकि एक ही भूमि पर ऐसा ना हो कि आप यहाँ से 180 डिग्री की देशांतर रेखा गुजर जाए तो आप कहें कि इधर 15 तारीख है, और इधर की तरफ आप जब चले जाएं तो किधर कहते हैं कि उधर 14 तारीख है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए उसको समुद्री क्षेत्र से गुजारा गया है।
तो ये अक्षांश और देशांतर के संबंध में सूचनाएं थीं। अगर आपको इससे इसके अतिरिक्त भी कोई जिज्ञासा हो, आपको लगे कि ये कैसे हुआ है या इसके संबंध में और कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, उसका उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा।